हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम साइंस पढ़ेंगे, जो आपके सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आज के क्वेश्चंस आप खुद देखेंगे कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक से कम आपके 2 नंबर आज आपके पक्के हो जाएंगे। ये आप प्रश्नों को देखकर ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन से क्या होगा कि जैसे ही हम आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर आएंगे तो तुरंत आपके लिए नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको ज़रूर दबाएं। अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपके लिए और बता दूं, आज के वीडियो में कम से कम आज हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बताना है विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में, लखनऊ में, बंगलौर में, अहमदाबाद में। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो प्रश्न आपके लिए समझ में ना आए उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी में जरूर नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ध्यान रखेंगे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है इसका नाम। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सभी को मैंने लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 21 नवंबर 1963। कब? 21 नवंबर 1963 में हुई थी। और अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम में है। और तिरुवनंतपुरम कहाँ है? आपका केरल में है। ठीक है, इसकी मातृ संस्था क्या है? मातृ संस्था से तात्पर्य ये है कि ये किसकी इकाई है, किसका भाग है। तो याद रखेंगे आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो आपका इसरो का भाग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई थे। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके हो सकते हैं। और दोस्तों, आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि आप देखेंगे एक चीज़ आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए रखता तो मेरा भी समय बहुत बच जाता और आपका भी समय बच जाता, लेकिन उससे आपको नॉलेज प्राप्त नहीं होती। मैंने प्रश्नों के साथ साथ उससे संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं उनको भी रखा है। वो क्यों रखा है? इसलिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक होते हैं ना, फंगी, जिसे हम बोलते हैं फंगी। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटेमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या जेनेटिक्स। तो दोस्तों बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। जी हाँ, जल्दी से आप कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं इस प्रश्न की। तो कवकों का अध्ययन जो है वो आपका माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, माइकोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एंटोमोलॉजी क्या होता है? तो कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी क्या कहलाता है? तो नेफ्रोलॉजी आपका फेफड़े यानी कि गुर्दे, सॉरी, गुर्दे का अध्ययन आपका नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और जेनेटिक्स क्या होता है? तो आपका वंशानुगत गुणों का अध्ययन आपका जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे कि कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी किसे कहते हैं? तो गुर्दा विज्ञान को, यानी कि गुर्दों का अध्ययन। और हमारा जेनेटिक्स क्या होता है? तो आप याद रखेंगे वंशानुगत गुणों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में, वाराणसी में, जलगोड़ा में या फिर गांधीनगर में? जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ध्यान रखिए, यदि आपको नहीं पता है तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका गांधीनगर में स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ कोरोना चल रहा है। हमारे यहाँ क्या, पूरे ऑल वर्ल्ड में कोरोना चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं।
तो प्लाज्मा थेरेपी अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है और बहुत सारे लोग उससे सही भी हो रहे हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में, बंगलौर में, त्रिवेंद्रम में या फिर कोलकाता में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज के प्रश्नों का चयन बहुत ही सोच समझकर किया गया है, ठीक है। तो बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये आपका कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिए हैदराबाद में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी हाँ, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है दोस्तों? आपको बताना है। कोलकाता में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें। देखिए ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सीटेट एग्जाम 2020 के लिए। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक आपका कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। इस प्रश्न के लिए याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, ये आप सभी लोग जानते भी होंगे कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिनियस, ठीक है। कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न पर चलते हैं उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपको फ्री बुक्स, नोट्स, पीडीएफ इत्यादि कुछ भी चाहिए तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, एंथोलॉजी? दोस्तों ध्यान रखिए आपके ये जो अध्ययन होते हैं ना, कि जैसे कि रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है, गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है, कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ से एक नंबर का प्रश्न हर बार आता है, तो इसीलिए मैंने इसको जरूर रखा हुआ है, ठीक है। एक प्रश्न ये आता है और 1-2 नंबर का प्रश्न ये आता है कि मान लीजिए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, इस टाइप से प्रश्न आते हैं, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कम से कम 2 नंबर आप आज की वीडियो से कवर करके जाएंगे, ठीक है। अब बताइए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? हालांकि ये प्रश्न आप जानते होंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन से हो सकते हैं उनको आपको देखना है। पोमोलॉजी, आपको पोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो ध्यान रखें फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। साइटोलॉजी क्या होता है? तो जीव कोशिका का अध्ययन, हमारे अंदर यानी कि जीवों के अंदर जो कोशिका होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोलॉजी क्या होता है? तो पुष्पों का अध्ययन यानी कि फूलों का अध्ययन आपका एंथ्रोलॉजी कहलाता है। तो आप इन सबको ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। ये सारे प्रश्न मैं जितने भी आपको करा रहा हूँ तो आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने, वेटिंग एवं बेस्ट ने, या फिर आस्पर्डीन एवं प्रीस्टले ने? तो बताना है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ध्यान रखिए यदि आपको नहीं पता है, मैं आपसे कहता हूं ना, यदि आपको नहीं पता है कोई प्रश्न तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप आज ही इस प्रश्न को कवर करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे, आपको प्रश्न याद हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप याद रखेंगे स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं तो यहां पर देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। और इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा।
वो ये कि देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कब होना था, 5 जुलाई के लिए होना था, जो आपका हट चुका है, अब पता नहीं कब होगा। तो आप लोग एकदम से जो आपकी तैयारी थी उसको छोड़ चुके हैं। तो ऐसा मत करिए दोस्तों, क्योंकि ये आपका समय है तैयारी करने का। आप सभी लोग जानते हैं कि आज की कंडीशन ऐसी है कि यदि हम कुछ समय रुकते हैं तो उससे क्या होगा, हमसे आगे हजारों लोग जाने वाले हैं। ठीक है, हमसे आगे हजारों लोग, आने वाली पीढ़ी, हर पीढ़ी आप पर दबाव बनाई हुई है। आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आप तैयारी नहीं करेंगे। आज की डेट में सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आने इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। हमारा जो टारगेट है 120 का हो गया है। ठीक है, यानी कि 120 प्लस का टारगेट है। तो उसके लिए आप भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, यह आपको बताना है। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिए, गलत होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे अगली बार से आपका गलत ना हो। ठीक है, अगली बार से आपका गलत ना हो ये प्रश्न। तो ध्यान रखिए, ये क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। इस प्रश्न को याद रखेंगे। और इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो ये होंगे कि परमाणु बम, अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित था, तो आपने देखा यहाँ पर क्या दिखा था, नाभिकीय संलयन पर आधारित था। लेकिन परमाणु बम की जब हम बात करेंगे तो आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होगा। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों का चयन करने में बहुत समय लगा है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बताना है कि रडार के आविष्कारक कौन हैं। रडार के आविष्कारक कौन हैं? फ्रैंक व्हिटल, लैंडस्टीनर, अल्बर्ट टेलर या फिर मार्कोनी। तो बताना है दोस्तों, रडार के आविष्कारक कौन हैं। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, रडार के आविष्कारक कौन हैं। जी हाँ, नहीं पता कोई बात नहीं, इंपोर्टेंट प्रश्न लगाकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि रडार के आविष्कारक आपके अल्बर्ट टेलर हैं। कौन? अल्बर्ट टेलर हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और यहाँ पर अगले प्रश्न पर चलने से पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं कि फ्रैंक व्हिटल किसके आविष्कारक हैं। तो ध्यान रखिए, जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। रक्त परिवर्तन का आविष्कार किसने किया? तो आप ध्यान याद रखेंगे, लैंडस्टीनर। और मार्कोनी कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं, रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी है। लेकिन अगर आ जाए टेलीग्राफ, तो टेलीग्राफ के आविष्कारक भी मार्कोनी है। तो आपको ये सारे प्रश्न याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने प्रश्न आपके बन सकते हैं, जितने बनेंगे उन सभी प्रश्नों को देखते चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, आवर्त के नियम की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, ये यहां पर एंडरसन होगा। ठीक है, ए हो जाएगा ये, एंडरसन ने या फिर मेंडलीफ ने। तो बताएंगे कि आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त के नियम की खोज किसने की? याद रखिए, सभी लोग जानते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी आप सभी लोगों ने पढ़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, उससे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो आप याद रखेंगे, सापेक्षता का सिद्धांत। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहेंगे आइंस्टीन ने दिया। नाविक की खोज किसने की? तो आप कहेंगे रदरफोर्ड ने नाविक की खोज की थी। तो देखिए कितने सारे प्रश्न आपके हो सकते हैं। और ध्यान रखिए, आज का जो टॉपिक है ना, स्पेशली आपका सीटेट 2020 में पेपर 2 के लिए बनाया गया है। लेकिन ये सारे प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं, ये प्रश्न आपके सुपर टेट में भी आते हैं। यदि आप यूपी टेट देते तो उसमें भी आता है, आप किसी भी टेट के एग्जाम में आते हैं ये प्रश्न। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम दीजिए, इंडिया का कोई भी एग्जाम देंगे, उसमें ये सभी प्रश्न आने हैं। ठीक है, तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? पाउली के, एनरिको फर्मी, मोजले या फिर आपका रोजर वेकन। तो बताना है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था दोस्तों। जी हाँ, कमेंट कीजिएगा, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
तो ध्यान रखिए, नहीं पता कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, गलत हो रहा है ना, कोई बात नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी को प्रथम नाभिकीय रिएक्टर आपका एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने शिकागो पाइल नाम से बनाया था। प्रथम नाम क्या था? तो शिकागो पाइल था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो था उसका जो सबसे पहले नाम रखा गया था वो शिकागो पाइल 1 रखा गया था। किसने रखा? तो आप याद रखेंगे एनरिको फर्मी ने, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि आसन्न उद्देश्यों के लिए पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 1954 में सोवियत यूनियन में स्थापित किया गया था। अब क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि पहला जो आसन्न यानी कि सैन्य आपका सेना के उद्देश्यों के लिए नहीं था, ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट कब स्थापित किया गया? 1954 में सोवियत संघ रूस के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी। और ये क्वेश्चन यहाँ से आपके आ सकते हैं कि भारत में कौन कौन से एटॉमिक पावर स्टेशन हैं, तो आप याद रखेंगे तारापुर आपका महाराष्ट्र में आता है, ठीक है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, और आपका मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, काकरापाड़ा, ठीक है, एटॉमिक पावर स्टेशन, और कैगा आपका कर्नाटक में आता है पावर स्टेशन, और आपका कुदनकोलम में पावर स्टेशन रिएक्टर हैं। वहीं कल्पक्कम और ट्राम्बे आपका मुंबई में आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। आप सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में जरूर नोट करें और अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढील ना डालें। आपको समय मिला है तो उसका आप सदुपयोग कीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1955 में, 1855 में, 1930 में, 1952 में। प्रथम हाइड्रोजन बम की बात हो रही है। जी हाँ, बताएं दोस्तों, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रथम हाइड्रोजन बम आपका 1952 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, उससे पहले देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट को, ठीक है। आपके फैक्ट क्या हैं कि वायुयान से हाइड्रोजन बम को 10,000 फीट की ऊंचाई से गिराकर पहला परीक्षण अमेरिका के द्वारा नामो द्वीप पर किया गया था। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि हाइड्रोजन बम का पहला जो परीक्षण किया गया था किस देश के द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे अमेरिका के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किस द्वीप पर किया गया था? तो आप कहेंगे नामो द्वीप पर किया गया था। तीसरा क्वेश्चन बन गया था कि आपका पहला परीक्षण जो किया गया था हाइड्रोजन बम का वो किस प्रकार से किया गया था, कहाँ किया गया था? तो आप याद रखेंगे उसको 10,000 फीट की ऊंचाई से गिराया गया था, इस प्रकार से किया गया था, ठीक है। जिसकी विस्फोटक क्षमता कितनी थी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखेंगे उसकी विस्फोटक क्षमता 1.5 करोड़ टन TNT के बराबर थी। ये देखिए कितने सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? इससे उत्पन्न हुए आग की गोले की चौड़ाई लगभग 6 किलोमीटर थी तथा यह 500 सूर्यों से भी ज्यादा चमकीला था। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि 6 किलोमीटर तक उसके आग के गोले की लपट जाती थी। लपट का मतलब है लहरें जाती थी आग की, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और 500 सूर्यों से भी ज्यादा चमकीला था ये, ठीक है। तो कितना महत्वपूर्ण है, इन सभी को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन, धन आवेशयुक्त, ऋण आवेशयुक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना है दोस्तों प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। प्रोटॉन की बात हो रही है, जी हाँ। तो याद रखेंगे प्रोटॉन आपका धन आवेश युक्त है, ठीक है, धन आवेश युक्त है प्रोटॉन। और यहां पर देखते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। अगर न्यूट्रॉन की बात आती है तो न्यूट्रॉन आपका ऋण आवेश युक्त होता है, ठीक है। आपका अभी मैंने बताया था प्रोटॉन आपका धन आवेश युक्त होता है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेश युक्त होता है, और अगर न्यूट्रॉन की बात की जाएगी तो आप कहेंगे आवेशहीन। इसमें आवेश ही नहीं होता। देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि आवेशहीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यानी कि आप याद रखेंगे ऋण आवेश युक्त, ठीक है।
और आपका जो प्रोटॉन था वो आपका धन आवेश युक्त, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन यानी कि घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या सहायक है, किसके द्वारा लकड़ी की आयु ज्ञात की जाती है कि ये लकड़ी कितनी पुरानी है, कितनी ओल्ड है। तो कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट, पोलोनियम। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा यदि आपको नहीं पता है तो, क्योंकि ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट। जी हाँ, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में आपका कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे इसके लिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अगले प्रश्न पर चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है शायद आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों यदि आपको फ्री बुक्स नोट्स PDF इत्यादि कुछ भी चाहिए तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।